प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 100 ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए साथियों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि बच्चों इन सारे प्रश्नों का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ओके बच्चों, चलो जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार पूछा गया आपके सवाल, जल्दी से बता दो। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आप 3 लगाना, और अगर क्रिस्टल जालकों की संख्या पूछे तो 14 लगाना। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, रवादार ठोस है। रवादार क्या होता है सर? यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा गया आपसे, जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति हो, उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं ना बच्चों। हीरा हुआ, यही तो हीरा ही तो हो जाएगा रवादार ठोस, क्योंकि कांच आए, रबर आए, प्लास्टिक आए, ये सब क्या है? अमोर्फस सॉलिड, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? बताओ बच्चों, इन एचसीपी स्ट्रक्चर द पैकिंग फ्रैक्शन इज, पैकिंग का फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है, कितना होगा बच्चों? 0.74 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को अगर परसेंट में निकालना चाहो तो वो हमारा 74% के आसपास होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड पूछा गया बच्चों, जल्दी से बता दो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? भरा हुआ होता है 68%। तो बच्चों 100 में से अगर -68 करते हो तो क्या बचेगा? 32% खाली बच जाएगा ना बच्चों, यही तो पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो क्या लगाओगे? परमाणुओं की संख्या बच्चों 2 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, वो भी किस में? बीसीसी में। जरूर याद रखोगे। अगर एफसीसी में पूछता तो वो अलग होता है। एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में होता है हमारा 4 परमाणु, ये परमाणु संख्या 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल, बता दो किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में बच्चों ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑर्थोरोम्बिक। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑर्थोरोम्बिक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाए हो। और जितने बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, तो बच्चा पार्टी अनुरोध है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित अब पूछा गया आपसे, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। पूछा जा रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, यानी कि बॉडी सेंटर्ड में। जस्ट हमने बताया ना बच्चों, अगर बीसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछे तो क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 लगाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को प्रदर्शित करता है? बच्चों जल्दी से लगा दो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट? कौन सा होगा? वो AgBr होता है, जिससे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने प्रश्न। बच्चों बता दो, Na2O में Na+ और O2- आयनों की समन्वय संख्या कितनी है? देखो बच्चों, हमने क्या बताया था, अगर सोडियम का पूछे 4 लगाना है, ऑक्सीजन का पूछे 8 लगाना, 4 और 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों का पूछा गया 4 और 8, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऐसा मत करना, उल्टा मत लगाना, नहीं तो समझेगा Na का 8 होता है। नहीं, Na का 4 होता है बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से। 9 नंबर सवाल है, विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से क्या होता है? विलयन का हिमांक बच्चा पार्टी शुद्ध द्रव के हिमांक से आपको बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होता है? इससे कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। बताओ बच्चा पार्टी, निम्न में से कौन है जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो हमने क्या बताया था, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में
में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, बता दो कौन सा होगा। देखो ये हमारा प्रकाशीय क्रियाशीलता जो होता है ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है, किसके समानुपाती बच्चों? ये सांद्रण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? सांद्रण के समानुपाती। बच्चों ये सारे प्रश्न को याद जरूर कर लेना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं, जस्ट हमने क्या बताया बच्चों, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ कौन सा? सोल्यूट पार्टिकल बच्चों, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है समुद्र जल का प्रसरणी दाब लगभग कितना होता है? बताओ बच्चों, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सी वाटर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? ये हमारा 30 एटीएम होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, किसका? मानव ये रक्त का, तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ बच्चों कौन सा होगा? वो 7.4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चों जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो बोलोगे सर ये लास्ट टाइम में हम कैसे पढ़े? तो बच्चों हमने जो आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50 से 60 हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, और हम उसमें 80% की गारंटी लेते हैं। आप एक सब्जेक्ट में 80 प्लस नंबर ला सकते हो अगर आप अभी से भी पढ़ के देखो। 50 से 60 अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है बच्चों तो एक दिन में आप 10 भी क्वेश्चन इसमें से याद करोगे तो 6 दिन में ये खत्म हो जाएगा, फिर 6 दिन में फिजिक्स और 6 दिन में केमिस्ट्री, ऐसे करके तो खत्म हो जाएगा बच्चों, और आपका 80 प्लस मार्क्स आ जाएगा बच्चा पार्टी। तो आप जरूर लीजिएगा, हम पे भरोसा करते हो बच्चों, तो हम आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बच्चे हैं जो ऐसे कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हमने जो बनाया इसके जरूर पढ़ लेना बच्चों। बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और साथ में हिंदी का फ्री मिल जाएगा। मात्र 199 चार्ज है। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा। बहुत कम समय बचा, अगर 20 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा बच्चा पार्टी। ओके जी, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 15 नंबर सवाल, बता दो CaNO3 होल 2 का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है? बताओ CaNO3 वांट ऑफ का गुणांक पूछा गया आप लोगों से, 3 होगा, क्योंकि Ca 1 है और NO3 कितना है? 2 है, 2 1 3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या होता है बच्चों? कैथोड पर जो होता है बच्चों ये बताना है, तो कैथोड पर अवकरण होता है जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है बच्चों, इसे जरूर याद रखिएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विलयन को तनु बनाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होगा बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। 17 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर हो जाएगा सर घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का अगर बी लगा रहे हो तो 100% करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। विशिष्ट चालकत्व की क्या इकाई होगी ये बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कप्पा के बराबर क्या होता है सर? 1/r इंटू L/A होता है। यहां से निकालोगे ना बच्चा 1/r क्या होता है? 1/r का यानी कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है सर? ओम होता है, तो यहाँ पे ओम लिख लेंगे। इंटू में क्या है बच्चों? इंटू में लंबाई का क्या होगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया तो बचा कौन सा? 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स लिख लो। उसके बाद इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये वाला किसमें दिया गया बच्चा पार्टी? मिला लो किसमें दिया गया है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी बड़ा आसान सा सवाल आता है, बस आपको समझने की जरूरत है, और सारे प्रश्नों को ये फॉर्मूला अगर याद रहता है ना बच्चों एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। देखो 19 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के घोल से मुक्त करता है क्या? जल्दी से बता दो। 20 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करता है? 31.76 ग्राम तांबा को, कॉपर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है
धातुई पदार्थों में चालकता का कारण क्या है? धातुई पदार्थों में चालकता का कारण आपसे पूछा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बच्चों एक और भी सवाल आता है कि वैद्युत अपघट्यों में चालकता का कारण क्या होता है? वैद्युत अपघट्यों में चालकता का कारण क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो, वो आयन होता है। ओके बच्चों, अगर वैद्युत अपघट्य वाला होता तो ये लगाते, लेकिन धातुई पदार्थों में चालकता का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। शुष्क सेल का पूछा गया, 1.5 वोल्ट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और भी आता है कि मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है बच्चों, ये याद रख लो। ओके, मरकरी सेल 1.35 वोल्ट और शुष्क सेल 1.5 वोल्ट। एकदम समझते चलो बच्चों। अब लास्ट टाइम में जितना आप समझने की कोशिश करोगे, जितना आप रिवीजन करोगे, नया चीज याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना चीज अगर भूल जाए बच्चों तो कितना दुख होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन सा होगा? लेड संचायक सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 24 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों? ये बता दो ना, कितना धनात्मक होना चाहिए क्या? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे क्लास होता है, जरूर ज्वाइन करिएगा। इसलिए सारे बच्चे से अनुरोध है, सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? उत्प्रेरक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, कोई बदलाव नहीं होती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता है। बताओ बच्चा पाठी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा अर्धायु है जो निर्भर, किस पे निर्भर नहीं करेगा? ये बता दो। 26 नंबर सवाल का जवाब आप लगाओगे सर, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर ये डिपेंड नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? ये बता दो। बताओ बच्चों, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, कौन सा होगा? ये सक्रिय भार पर निर्भर करता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो और अगर ये 2 नंबर में पूछ सकता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तो ये बच्चों 2 नंबर के लिए है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऐसे जो बच्चे वो नोट्स ले लिए हो उसे ये सब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ये सब दिया हुआ है, याद कर लेना, उसमें दिया गया बच्चों। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है? देखो अगर पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है। लेकिन अगर हाफ लाइफ पूछे तो 0.693 बटा में के होता है। यही वाला तो हो रहा है ना बच्चों, कौन सा? 0.693 बटा के, 0.693 बटा के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां गलती मत करना बच्चों, देखो 963 है, ये गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, अनुक्ता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर भी पूछ देता है, तो बच्चों याद रखिएगा। ओके, अब लगा दो 29 नंबर सवाल का जवाब। क्या लगाओगे आप लोग? फटाफट से बता दो। अनुक्ता का अधिकतम मान 3 होता है। अनुक्ता एक सैद्धांतिक मान है बच्चों। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। पहले तो हमने बताया था सर भौतिक अधिशोषण वाला, अब तो आ गया रासायनिक अधिशोषण वाला, तो क्या लगाएंगे? देखो बच्चों, अगर रासायनिक अधिशोषण में पूछे तो 40 से 400 किलो जूल पर मोल होता है, और भौतिक में क्या होता है? भौतिक में क्या होता है बच्चों? 20 से लेके 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। जरूर याद रखना बच्चों, ये भौतिक के लिए है और ये रासायनिक के लिए है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण बनाता है। भौतिक अधिशोषण क्या बनाता है बच्चों? देखो भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाता है। ओके, ऐसे एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो ये एक आणविक स्तर बनाता है बच्चों। कितनी परतें? एक होती है ना बच्चों, लेकिन ये इसी प्रकार भौतिक अधिशोषण में पूछे, ये बहुआण्विक स्तर बनाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो भौतिक अधिशोषण हमारा उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखो 32 नंबर सवाल है, लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण है। देखो एक होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब द्रव स्नेही, लायोफोबिक मतलब द्रव विरागी। देखो लायोफिलिक मतलब द्रव से स्नेह करने वाला, कौन सा? गोंद होगा क्या बच्चा पार्टी? 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेकिन बच्चों गोंद लगा के निकल लोगे, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना है, उसका एग्जाम्पल स्टार्च भी होता है, गोंद भी होता है, जिलेटिन भी होता है।
इनमें से सभी बच्चों हमने इसलिए इस प्रश्न को ऐसे करके बनाया है कि चाहे स्टार चाहे गोंद आए जिलेटिन आए, तीनों में से अगर कोई भी मिल रहा है और पूछ रहा है द्रव स्नेही, तो आप लगाओगे सर यही ये तीनों हो जाता। कोई भी ऑप्शन आए बच्चा पार्टी सही करके आना है बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ सक्रिय कारक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखो, दूध एक उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। दूध एक उदाहरण है किसका? इमल्सन का, जिसे हिंदी में पायस कहते हैं बच्चों। कभी कभी इंग्लिश को ही हिंदी में इमल्सन लिख देता है, तो इसे भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड अच्छा है एक, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड पूछा गया बच्चा पार्टी, क्या बता दो क्या होगा? यानी कि P2O5 क्या है ये बताना है। एकदम आसान सा है सर, ये हमारा अवशोषक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के अस्तित्व का प्रमुख कारण चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? चार्ज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 100 ऑब्जेक्टिव को करना है बच्चा पार्टी, फटाफट से कर लेते। देखो साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? साबुन ग्रीस को इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। किसके द्वारा बच्चों? इमल्सीकरण के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, पहले ही बता दे रहा हूं। देखो अगर पूछे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं, और अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और इसी को बात को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इसी बात को अधात्री भी कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाता है, ये भी याद रख लो बच्चों। और एक मिश्र धातु आता है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण ही हमारा मिश्र धातु होता है। चलो 39 नंबर सवाल है, डोलोमाइट अयस्क है किसका? डोलोमाइट किसका अयस्क है बच्चा पार्टी? ये बताना है, फटाफट से बता दो। CaCO3 जो है बच्चों, CaCO3 ये किसका अयस्क है? आपको सबको पता होना चाहिए सर किसका होता है ये डोलोमाइट जो अयस्क होता है, ये बताना है, जल्दी से बता दो। ये मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? डोलोमाइट अयस्क है किसका? मैग्नीशियम का। 39 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है? देखो बच्चों एक होता है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क, उसके बाद ये सब आते रहता है बच्चों। तो बता दो, ये पूछा गया ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन वाला हो, बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फटाफट से। देखो ये हमारा डोलोमाइट क्या होता है? जस्ट हमने बताया CaCO3 होता है। उसके बाद हमारा कौन सा बच्चों? ये हेमेटाइट होता है। उसके बाद जिंकाइट, ये कौन सा होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दो। ओके ओके, क्या लगा रहे हो? ये देखो हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। उसके बाद हमारा इसका क्या होता है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दो। जिंकाइट मतलब ZnO होता है, ZnO होता है। अब देखो इसमें से पूछा गया कौन सा है जो ऑक्साइड अयस्क है, आपको बताना है बच्चों। देखो ये भी ऑक्सीजन वाला, ये भी है और ये भी है, मतलब ये सारा का सारा बच्चों क्या है? ऑक्साइड अयस्क। लास्ट में जिसके ऑक्सीजन मतलब दिखे आप ऑक्साइड अयस्क लगो। अगर लास्ट में सल्फर होता सल्फाइड अयस्क लगा देते ना बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, अच्छे से समझ के क्लास करना है। देखो 100 ऑब्जेक्टिव है ना, कोशिश करो कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव इसी में हो जाए। कैसे करके सर? देखो एक से हम कितना अलग से बताते हैं उसको भी एकदम दिमाग में सेट करते चलो। देखो निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? अब सल्फाइड अयस्क का पूछा गया। गैलेना यानी कि PbS होता है क्या बच्चा पार्टी? गैलेना क्या होता है? PbS होता है, सबको पता हो सर। जिंक ब्लेड, ZnS, कॉपर पायरेट, CuFeS2, मतलब ये लास्ट में सब हमारा लग रहा है, ये क्या होगा? ये सारा का सारा हमारा हो जाएगा क्या बच्चा पार्टी? सल्फाइड अयस्क, यानी कि ZnS हो गया, जिंक प्लेट ZnS हो गया। उसके बाद ये कॉपर पायरेट क्या होता है बच्चों? CuFeS2 होता है। अब देखो सल्फर 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 क्या होगा? सल्फाइड अयस्क। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, क्यूप्राइट का सूत्र क्या होता है? आपके एग्जाम में एक बार आया था कि कॉपर पायरेट का क्या होता है? कॉपर पायरेट का CuFeS2 होता है, लेकिन अब तो पूछा गया क्यूप्राइट का सूत्र क्या होगा? क्यूप्राइट का सूत्र जो होता है बच्चों वो Cu2O होता है। याद रखोगे ना बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल का जवाब बता दो। निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से बता दो।
मुक्त अवस्था में ये कई बार बता चुके, सोना होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके, वो नींद वाला सोना नहीं है बच्चों, ये धातु वाला सोना है। देखो स्पेल्टर क्या है, स्पेल्टर अशुद्ध जिंक होता है। स्पेल्टर क्या होता है बच्चों, अशुद्ध जिंक है। 44 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल देखो, ये रहा, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। देखो ग्रुप 16 के तत्व को हम लोग कैल्कोजन कहते हैं, कैल्कोजन नाम से जानता है। देखो अगर इसमें पूछे कौन कौन सा होता है तो ऑक्सीजन होता है बच्चों, सेलेनियम होता है, ये सल्फर होता है बच्चों, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद सेलेनियम होता है, उसके बाद कौन सा, टेल्यूरियम होता है और पोलोनियम होता है। लेकिन इनसे इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन में कोई मिल रहा है क्या, ऑक्सीजन सल्फर। देखो सल्फर हमें मिल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन के अलावा कौन सा, सल्फर हो जाएगा। याद रखो कि सोडियम नाइट्रोजन ये सब नहीं होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। रंगहीन पूछता तो अलग होता है, लेकिन रंगीन पूछा NO2 लगाएंगे और रंगहीन N2O होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है। देखो एक वाले को किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, एक वाले को बताओ किसके नाम से जानते हैं। 47 नंबर सवाल आपके सामने है, एक वाले को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं और दो वाले को क्षारीय भूमिज धातु के नाम से जानता है। अक्रिय गैस ये 18 वाला हो जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीकारक बच्चा पार्टी कौन सा होगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या अब कारक पूछता तो I2 लगाते, अब कारक पूछता तो क्या लगाते हैं, I2 लगाते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 8 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फ्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है, क्योंकि क्यों कर देता है बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चा पार्टी। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल है, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व का नाम बताओ बच्चों, कौन सा होगा, हीलियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है बच्चों, लगा दो। क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्क्वायर प्लेनर शेप, कौन सा होगा, XeF4 वाला। क्या हम बताए थे बच्चों, क्या बताए थे, XeF4 की आकृति वर्ग समतलीय होती है। ओके चलो, या फिर स्क्वायर प्लेनर भी इसी को बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता। देखो निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं होता है, किसका अस्तित्व नहीं होगा ये बताना है आपको, NeF2 का नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 54 नंबर सवाल है, Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको बताना है और आपका आंसर आ रहा है सर 1 होता है। Cu2 में पूछा गया ना, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और इसका जो होता है ये विन्यास 3D9 में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी। निम्न में कौन है बच्चों जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला अब की बार भी एग्जाम में 2-3 प्रश्न आ गया था बच्चों, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है। अब इसमें पूछा गया, ये चारों ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो ही जाएगा। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दो क्या लगाओगे इसका राइट आंसर, फटाफट से बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे, क्या लगा रहे हो। Mn2+ में क्या होता है बच्चा पार्टी, Mn2+ में 5 होते हैं। उसके बाद Fe2+ दिया गया, इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद Ni2+ दिया गया बच्चा पार्टी, Ni2+ में कितना होता है एक बार बता दो, 2 होते हैं। उसके बाद Cu2+ में अभी हमने जस्ट ऊपर क्या बताया था, 1 होता है ना बच्चों, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया। देखो अब देखो किस में अधिक होता है, Mn2+ में अधिक है बच्चों। लेकिन एक चीज याद रख लो, Mn2+ में 5, हमारे साथ रट लो बच्चों, Mn2+ में 5 होता है, Fe2+ में 4 होता है, Ni2+ में 2 होता है और Cu2+ में 1 होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय घूर्ण का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने से क्या होता है। चुंबकीय घूर्ण का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल है, सभी संक्रमण तत्व कैसे होते हैं। सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, मेटल्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अगर कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बच्चों उसमें कार्बन का होना जरूरी है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है।
कई बार हमने बता चुका है बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण एथिलीन डाइएमीन होता है। बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण एथिलीन डाइएमीन होता है, बच्चों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जल्दी से बताओ। 60 नंबर सवाल का जवाब एक प्रकार का टर्शियरी हैलाइड है। राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म आपसे पूछा गया ना बच्चा पार्टी, क्या लगा? और 60 का हमें लगता है कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है क्या? ये ट्राई हेलोजन है तो टर्शियरी यहाँ पे है, ये नहीं होगा। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखना ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए ट्राई हेलोजन हैलाइड होता है ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है। डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी बनाना है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है और इसको बनाने में क्लोरो के साथ अभिक्रिया करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होगा बच्चों? ये बताना है आपको। मेथेन प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा पिछले क्लास में ये रिएक्शन करके भी हमने बता दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, इनमें से सभी। तो हमें तो लगता है ये सारे के निर्माण में होता है, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? ग्रेफाइट होता है सर। क्या होता है? ग्रेफाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है? देखो एल्कीन का क्या होता है बच्चों? एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। देखो अगर एल्कीन का पूछे तो CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है, एल्केन का CnH2n प्लस में 2 होता है। हमें ये CnH2n+2 वाला है तो एल्केन हो जाएगा। 65 का क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? देखो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम। अब अगर आए बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आए तो इसकी लंबाई होती है कितनी? 1.34 एंगस्ट्रम। उसके बाद बच्चा पार्टी अगर आपके सामने आए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.20 एंगस्ट्रम। देख रहे हो बच्चों जैसे ही इसका बॉन्ड बढ़ रहा है इसका क्या होता है? ये घट रहा है एकल बॉन्ड की लंबाई। यानी कि बच्चों देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपका करेक्ट आंसर 1.54 एंगस्ट्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके ये सभी याद रख लेना, अलग से पूछ दे तो आप लोग लगा के आओगे। देखो 67 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? किस ग्रुप के द्वारा बच्चा पार्टी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। क्या करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 68 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। फिनोल का सूत्र क्या होता है? फिनोल का यानी कि बेंजीन रिंग के साथ अगर आप OH समूह को लगा देते हो तो आपका ये फिनोल बन जाएगा। जैसे अगर बेंजीन रिंग ऐसे करके होता है ना बच्चा पार्टी, सबको याद होगा ऐसे करके होता है, इसमें अगर OH लगा दो तो यही फिनोल होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? C6H5OH। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 69 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन बंधन अधिकतम होता है किसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें अधिकतम होगा उसका नाम होता है एथेनॉल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। प्राइमरी अल्कोहल में उपस्थित रहता है। देखो 1 डिग्री अल्कोहल पूछा जा सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल पूछा जा सकता है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल पूछा जा सकता है। 1 डिग्री के लिए CH2OH होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? CH2OH होता है। अब 2 डिग्री के लिए क्या होता है? CHOH होता है और 3 डिग्री के लिए CHOH होता है। COH तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा COH। अब देखो ना बच्चों कौन सा यहाँ पे मिल रहा है? 1 डिग्री के लिए पूछा गया, प्राइमरी के लिए पूछा CH2OH, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल देखो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर जो बनेगा उसका नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है बच्चा पार्टी? एथेनॉल होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो
बहुत अच्छे। अब देखो एसिटल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन एसिटल्डिहाइड का ही दूसरा नाम एथेनॉल होता है, याद रखना आप सब, एथेनॉल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 72 नंबर सवाल है, कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण कितना होगा? कार्बोनिल समूह के कार्बन का प्रसंकरण जो होता है बच्चा पार्टी, वो sp2 में होता है। क्या होता है? sp2 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 नंबर सवाल देखो, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो कौन सा है? दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाला का नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। कौन सा बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर सवाल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? देखो ये हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है, ये कीटोन का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, और ये अल्कोहल का है। तो ये सब भी याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर सवाल देखो, फॉर्मिक अम्ल में रहता है, फॉर्मिक अम्ल में क्या रहेगा बच्चों? 75 नंबर सवाल आपके सामने है, और ये रहता है अवकारक गुण होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर ध्यान में रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एमीन किसके व्युत्पन्न होता है? एमीन का सूत्र बच्चों देखो, अमोनिया से एमीन बनता है, अमोनिया, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, ये अमोनिया का सूत्र होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर सवाल देखो, मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन है? मनुष्य की अग्न्याशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर सवाल देखो, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? जल्दी से बताओ 78 नंबर सवाल का जवाब। सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? मेथेन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 79 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन सी बच्चों, जिसे हम लोग केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी के कारण स्कर्वी वाला रोग होता है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत पूछे तो क्या लगाओगे? नींबू तथा संतरा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा, 80 नंबर सवाल का जवाब बताओ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी बच्चे इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल वाला जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया। चलो आगे बढ़ते, 81 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किसमें एस्टर बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड जिसमें होगा उसका नाम क्या होता है? उसका नाम टेरिलीन होता है। क्या होता है? टेरिलीन। राइट आंसर ए होगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टर बॉन्ड? कौन सा? टेरिलीन। चलो आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर सवाल देखो, प्राकृतिक बहुलक कौन है? एक होता है प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। बताओ बच्चों, प्राकृतिक बहुलक अगर पूछे तो क्या लगाओगे? प्राकृतिक बहुलक अगर आपसे पूछे, आप सेल्यूलोज लगाओगे। प्राकृतिक बहुलक पूछे तो सेल्यूलोज लगाओगे, रबर लगाओगे, प्रोटीन लगाओगे। लेकिन अगर जैसे ही संश्लेषित रबर की बात हो, नायलॉन लगाओगे, बेकेलाइट लगाओगे। देखो बच्चों याद रखना, अगर संश्लेषित रबर पूछे, नायलॉन बेकेलाइट लगाना, और प्राकृतिक रबर पूछे, ये प्राकृतिक बहुलक पूछे तो क्या लगाओगे? रबर हुआ, प्रोटीन हुआ, और सेल्यूलोज हुआ। ये तीन एग्जांपल को याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर है, पहला औद्योगिक संश्लिष्ट रबर का नाम जल्दी से बताओ, क्या होगा? मेथिल रबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो 84 नंबर सवाल है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या होता है? संघनन बहुलीकरण का जो उत्पाद होगा वो कौन सा होगा? 84 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों। नायलॉन 66 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, ये रहा, ऊन एक रेशा है। ऊन वाला पूछे बच्चों प्राकृतिक होता है, जबकि क्या होता है बच्चा पार्टी? याद रखना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी, अगर टेरिलीन पूछे तो वो सिंथेटिक होता है, ये संश्लेषित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड का नाम बताओ बच्चों, क्या होगा 86 का करेक्ट आंसर? पॉलीएमाइड नायलॉन 66 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, विटामिन की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बच्चों विटामिन से संबंधित आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न आता है, जैसे विटामिन क्या है, ये विटामिन
विटामिन की कमी से क्या होता है, ये विटामिन का केमिकल नाम क्या है। तो बच्चों ये सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आज क्लियर कर देता हूं बच्चों। पहले तो देखो, आपसे पूछेगा 2 नंबर में विटामिन से आप क्या समझते हो, बस इतना लिखना है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। ऐसे विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा बच्चों, एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। जल में विलय विटामिन बी और सी होता है, जल में विलय विटामिन बी और सी होता है। वसा में विलय विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। बच्चों ये वसा में विलय है और ये जल में विलय है। इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, जरूर याद रखोगे। अगर आप बात हमारी मानते हो बच्चों तो जरूर याद रखना। देखो विटामिन की खोज किसने की है, ये फंक साहब ने किया है। विटामिन की खोज किसने की है बच्चों, फंक ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जितना अलग से बताए उसको तो 100% याद रखना ही है। ऐसे विटामिन वाले टॉपिक को एक बार जरूर देख लेना आप सब किताब में। देखो फलों की शर्करा क्या कहलाती है, फ्रक्टोज कहलाती है। फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर सवाल है, ग्लूकोज क्या होता है बच्चा पार्टी। ये तो आसान सा सवाल है सर, ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। अब देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे देख रहे हो ना, जल्दी से बता दो, 6 इसमें कार्बन है, बताओ कौन सा होगा, हेक्सा होता है ना, 6 कार्बन है तो हेक्सा यानी कि हेक्सोज कह सकते हो ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर सवाल है, स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। स्टार्च के जल अपघटन से बनता है ग्लूकोज। स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज बनता है। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है। अब कीटोहेक्सोज पूछा गया बच्चों, जल्दी से बताओ। अगर हेक्सोज पूछता तो हम ग्लूकोज लगा लेते ना बच्चा पार्टी। अब बताओ कीटोहेक्सोज कौन सा होगा, वो फ्रक्टोज होता है। अगर हेक्सोज होता तो ग्लूकोज लगाते, और कीटोहेक्सोज फ्रक्टोज होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट। 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है। संक्रमण तत्व का युग्म बताना है आपको, कौन सा होगा संक्रमण तत्व, यानी कि बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट से याद आया होगा सर, डी ब्लॉक वाला याद आ गया। अब डी ब्लॉक वाला कौन सा होगा बच्चा पार्टी, वो कॉपर हुआ और लोहा हो गया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक का रूप बच्चों जल्दी से बताओ, 94 नंबर सवाल का जवाब वो क्लोरोफॉर्म का होता है। करेक्ट आंसर मतलब निश्चेतक मतलब बेहोशी वाला दवा बच्चों, क्लोरोफॉर्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर सवाल है, एंटासिड मूलतः कैसे होते हैं। एंटासिड की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, ये बताओ। एंटासिड मूलतः क्षारीय होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 96 नंबर सवाल है, वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। वेलियम का उपयोग जिसके रूप में होगा उसका नाम होता है उपशामक। उपशामक क्या होता है सर, ये मानसिक तनाव और चिंता को कम करने का कार्य करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को दबा देना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, मोलरता को व्यक्त किया जाता है प्रति केजी विलायक में घुले, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोल प्रति लीटर वाला बात हो गया ना बच्चा पार्टी। एम बराबर क्या होता है इसके लिए, एम बराबर एन बटा में भी पढ़े हो ना बच्चों। अब लगा दो कौन सा, मोल प्रति लीटर। अगर मोललता होता मोल प्रति किलोग्राम लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। एम बराबर क्या होता है, यहां पे लिखना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी, 98 का पहले लगा दो। क्या होता है, एम बराबर जेड सी टी होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। पहले देखो एम समानुपाती में सी टी होता है, एम बराबर जो है आप जेड सी टी लिख देते हैं। सर ये जेड कैसे आ गया, तो जेड एक स्थिरांक होता है जिससे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, याद रखोगे। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों अगर दूसरा नियम पूछ दे तो क्या लगाओगे। देखो ये हमारा तो प्रथम नियम वाला समीकरण हुआ, अगर दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। अगर दूसरा के लिए पूछे तो क्या होता है, जल्दी से बता दो। m1 बटा m2 हुआ, बराबर में क्या होगा, z1 बाई z2 हुआ, उसके बाद बराबर में e1 बाई e2 हुआ। ये दूसरा नियम का समीकरण है और ये पहला नियम वाला समीकरण है बच्चों। ओके दोनों को याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बाह्यतम विन्यास 3D
3d6 4s2 किसका होता है? बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 किसका होता है? बच्चा पार्टी लगा दो। किसका होता है? ये लोहा का होता है। क्या होता है बच्चों? लोहा का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d6 और 4s2 वाला होता है, यानी कि 3d6 और 4s2 किसका? लोहा वाला में होता है ना बच्चों, जिसका कि परमाणु संख्या शायद 26 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा होता है? पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होता है। 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आज के क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के ऐसे 100 ऑब्जेक्टिव को किया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मानो तो यहां से हर एक बार प्रश्न पूछा जाता है और अब की बार भी हम मान लेते हैं कि बच्चों यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ओके बच्चों, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो और डेली क्लास करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर।